हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 149 क्योंकि इसका एग्ज़ाम है आपका कल। तो आपको पता ही होगा यार, ऑफ कोर्स पता होगा क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। यू नो व्हाट। सो आखिरकार आपने आई होप कि तैयारी कर ली होगी। जिसने नहीं करी है ना, अभी भी टाइम है आपके पास। वो है आज की रात। ठीक है, आज की रात मज़ा पेपर का केमिस्ट्री से लीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री 149 का मैं यहाँ पे कंप्लीट वन शॉट देने वाली हूँ, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा ऊपर ऊपर से। बेसिकली पता चल जाएगी क्या क्या आपके चैप्टर में है, क्या क्या आपको पढ़ने होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पता है बहुत ही दिन पहले आपको अपलोड कर दिया था, ताकि आपका जो है पहला पेपर केमिस्ट्री 149 है तो वो आपका कंप्लीट रहे। ठीक है, आपने आई होप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अच्छे से पढ़ लिए होंगे अपनी स्टडी मटेरियल से। इसके बाद हम करने वाले हैं आज वन शॉट। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। किस बात की है देरी, आ जाओ मेरी फेरी, कम ऑन। हम वाईफाई कर देते हैं बंद क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहेंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लाइव आना मुझे नहीं आता है, इसीलिए मैं लाइव नहीं आई, बट स्टिल हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। जब भी मुझे आ जाएगा, जब हमारा हो जाएगा चैनल का मोनेटाइजेशन, देन उसके बाद हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो चलिए। तो सबसे पहले आपका वॉल्यूम 1 में हम जानकारी दे देते हैं आपको, कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी जो आपको पता है पहले से। ठीक है, चलिए। वॉल्यूम 1 में आप पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल क्या है, आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आपको पता ही होगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है सेल, सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आपको पता ही था पहले से। लेकिन उसके बाद जब हम क्लास 11th में आए, ये आपके 6th 7th 8th में यही डेफिनेशन चिपका देते थे हम हर एक एग्जाम में। उसके बाद क्लास 11th में आके पता चला कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओहो, 2 वर्ड और चिपक गए उसमें। ठीक है, उससे हमें पता चला कि हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ना। तो चलिए, देन उसके बाद पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, यानी कि ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके ऐसे मॉलिक्यूल जो आपकी लाइफ को सपोर्ट करें, ऐसे मॉलिक्यूल जो आपकी लाइफ में अच्छा काम करें। ठीक है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म को करें, वो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। कौन कौन से होते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिनके पास क्या कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, ओ जो लगा है दैट इज ऑक्सीजन। जिनके पास हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स वही होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, है ना। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जो कि आपके बॉन्ड्स होते हैं, प्रोटीन के बॉन्ड्स। प्रोटीन क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ दोगे ना, प्रोटीन ना बन जाएंगे, है ना, बन जाएंगे। और एंजाइम्स क्या है, एंजाइम जो कि आपके रिएक्शन को कराते हैं, चाहे आपके जो आपकी बायो वाली रिएक्शन हो रही है, आपकी मॉलिक्यूल्स वाली रिएक्शन, बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, या फिर आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाते हैं आपके किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी कराने के लिए, और आपकी बॉडी में या डाइजेशन में जो भी रिएक्शन होती है, सारे के सारे उसको फास्ट करने के लिए और अच्छी तरीके से एक लेवल तक पहुंचाने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ब्लॉक 1 में आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ब्लॉक 1 में आप सेल स्ट्रक्चर एंड कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। ब्लॉक 2 में आप अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स पढ़ेंगे। ब्लॉक 3 में आप लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम। ये आपका वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो टारगेट लेकर चलते हैं यार, आधे घंटे में, पर नहीं आधे घंटे में, होपफुली मैं सोचूँ आपसे 1 से 130 आवर्स। ठीक है, यानी 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हम पूरी की पूरी बुक यहाँ पे वन शॉट कर लें। ठीक है, तो चलिए, पानी वानी रख के बैठिए, है ना। चलिए, आप लेट के देखिए या फिर बैठ के देखिए या फिर खड़े होके देखिए, पर ये लेक्चर देख के जाइए, है ना। या फिर बाथरूम में जाके देखिए, नहाते हुए देखिए, या खाना बनाते हुए देखिए। चलिए, तो हम शुरू कर लेते हैं वॉल्यूम 1 के ब्लॉक 1 से। ब्लॉक 1 में आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। यूनिट 1 है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जहाँ पे आपको सारे के सारे सेल होंगे, सेल ऑर्गेनिल्स होंगे। सबसे पहले आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। उसके बाद आप देखेंगे सेल ऑर्गेनिल्स क्या है। फिर उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड्स पढ़ने हैं। मोनोसेक्राइड्स ऐसे जो कि सिंपल शुगर से, सिंगल शुगर से बने। वही सिंगल, हाँ जी, सिंगल, जो कि आप हो, ठीक है, सिंगल। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे एंड पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे, जो कि मिंगल है, वो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। चलिए, आ जाओ यार, अब हम भैया स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन, सेल का ओवरव्यू, डोमेन्स ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या है, एंड देन उसके बाद सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, डोमेन्स ऑफ लाइफ है, कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिज्म, लाइफ फॉर्म्स, जो आपके ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी लाइफ फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 डोमेन्स में डिवाइड हो रही है, जो कि सेल के स्ट्रक्चर का बेसिस है, फंक्शन का बेसिस है। उसको हम बोलते हैं डोमेन्स ऑफ लाइफ, और ये 3 टाइप की है। डोमेन्स ऑफ
लाइफ अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं सेल क्या है। आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो आपके अर्थ पे प्रेजेंट है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इनके पास सिंगल है, उसको हम बोलते हैं क्या, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लाइक आपके हो गए बैक्टीरिया, अमीबा, ठीक है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक यू आर मल्टी सेल। आपके बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल सेल्स हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं मल्टीपल सेल्स, ठीक है। आ जाओ सेल ओवरव्यू, यानी सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, कौन कौन आया सबसे पहले, किस किसने बोल दिया भाई ये सेल है। हमें क्या पता सेल है, हम तो बैटरी वाला सेल समझेंगे जो कि रिमोट में लगा के टीवी चलाते हैं। तो उसके लिए उसको पता करने से पहले हमारे पास आए थे साइंटिस्ट। सबसे पहले द टर्म सेल वॉज फर्स्ट यूज बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जा रहे थे, ठीक है, खेती करने, है ना, तो सुनिएगा, ठीक है, गौर फरमाइए, सभी लोग अर्ज किया है। खेती करने जा रहे थे रॉबर्ट हुक, रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखा, ठीक है। उनको उस पेड़ में जाके उनको क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक कॉर्क टिश्यू है भाई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क टिश्यू, पेड़ को देखने लगे जाके बहुत प्यार से, ठीक है। चाह रहे थे कि वो शादी कर लें उस पेड़ से, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनका लाइक मांगलिक होता है ना, लाइक आपका कुछ दोष होता है कुंडली में, है ना। तो वो गए, उनकी कुंडली में दोष था, वो जा रहे थे शादी करने, क्योंकि वो उस पेड़ को बहुत ही घूर के देख रहे थे। उनको क्या मिला, ओहो हो, शादी करने से पहले हम कुंडली मैच करेंगे। उन्होंने देखा वो कॉर्क टिश्यू होता है। उन्होंने एक प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप, बहुत ही पुराना सा माइक्रोस्कोप लेके गए थे, खंडर माइक्रोस्कोप, उसमें से देखा, ओए होए सब कुछ दिख रहा है, अंदरूनी चीज़ें, उसमें एक कॉर्क टिश्यू था। कॉर्क टिश्यू के अंदर उन्होंने देखा भाई ये लिटिल बॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये ऐसे डब्बे डब्बे वाला स्ट्रक्चर, ओए होए होए। उन्होंने दिया उसका नाम सेल, ओए ये तो सेल है, ठीक है। चलिए उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहुक। लीवेनहुक इनका नाम आ रहा है लीवेनहुक, यानी इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। ओए होए, लिविंग सेल भी होता है ना, जिंदा सेल, है ना। लिविंग सेल की खोज किसने की, लीवेनहुक ने की, ठीक है। आ जाओ, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर स्पर्म्स एंड रेड ब्लड सेल, कई सारे इन्होंने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को भी डिस्कवर किया था। इन्होंने माइक्रोस्कोप लिया था जिसके पास सिंगल लेंस थे, ठीक है, और उनका नाम था एनिमैलिक्यूज, ठीक है। 2 सेंचुरी के बाद माइक्रोस्कोप की स्टडी की गई। उसके बाद माइक्रोस्कोप एक एडवांस हो गया, जिसका हमारे पास पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है जो कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बोल दिया सेल, अच्छा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर एक सेल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे से कुछ दिख रहा है यार, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सेल के अंदर, चलो इसका नाम न्यूक्लियस रख देते हैं। तो उन्होंने न्यूक्लियस रख दिया, रॉबर्ट ब्राउन। लास्ट में ब्राउन में एन आ रहा है ना, तो आप याद रखना रॉबर्ट ब्राउन, एन से न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तीनों के तीनों सुंदर सुंदर लोग, जिसको इनसे निकाह करना है वो ज़रूर करें, ठीक है। चलो उसके बाद आए श्वान, ठीक है, एंड स्क्लैडन। ये आपके सिमिलरली प्लांट सेल स्ट्रक्चर पे भी स्टडी कर रहे थे। इन्होंने अपने अपने एनिमल्स टिश्यूज़ के बारे में बताया, प्लांट टिश्यू के बारे में बताया। फिर इन दोनों ने एक साथ मिलकर के एक थ्योरी दी जिसे नाम दिया था सेल थ्योरी, ठीक है। क्या नाम दिया था, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे, ओके। चलो बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के अंदर बेसिकली कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं आपके सेल के अंदर, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, N2 है, कार्बन है, बहुत सारी चीज़ें, अमोनिया है। आ जाओ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हम यहाँ पे देखेंगे। केमिकल कंपोजिट, ऑक्सीजन है 68%, सल्फर है 0.25, कार्बन सबसे ज़्यादा, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन होता है आपके सेल के अंदर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके सेल्स में प्रेजेंट होती है। इसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। परसेंटेज ड्राई बायोमोलिक्यूल कौन से प्रेजेंट होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट और इनऑर्गेनिक मिनरल्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक, आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आ जाओ देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डोमेन्स ऑफ लाइफ से। इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है, तो अर्लियर बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट लाइफ अर्थ बिलोंग वन ऑफ द 2 प्राइमरी लीनेज, द यूकैरियोट एंड द प्रोकैरियोट। जो पहले के लोग थे, पहले के चाचा थे, ठीक है, यानी जो पुराने पुराने ख्यालात के चाचा थे, ये दादा थे जिसके दादा हैं, उन्होंने देखा कि जो लाइफ है ना वो किस पे बिलोंग कर रही है, आपके यूकैरियोट्स पे और प्रोकैरियोट्स पे बिलोंग कर रही है ना। उन्होंने ऐसा बोला यार जो यूकैरियोट्स है, जो कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंजाई हैं, कुछ ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स हैं जिसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, राइट। उन्होंने बोल दिया ऐसा। भाई इसको सुनने से पहले फिर हमारे पास आए एक दादाजी जिनका नाम था कार्ल वूज। इन्होंने बोला नहीं, डोमेन्स ऑफ लाइफ में 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, डोमेन्स ऑफ लाइफ में 2 कैटेगरीज हैं। एक है यू बैक्टीरिया जो कि टूरू बैक्टीरिया, एकदम सच्चे बैक्टीरिया की तरह हरकतें करते हैं। एक होता है आर्की बैक्टीरिया जो कि न्यूली रिकॉग्नाइज्ड आर्किया, हम उसे बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोल दिया यार, बस इतना ही। कालबूज के अंदर दिमाग आ गया, उन्होंने बोला देखो अब हम असली वाला क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ट्री ऑफ लाइफ बनाएंगे, ठीक है, ट्री बनाएंगे, एक पेड़ बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास आएगा डोमेन्स ऑफ लाइफ जो कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होती है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा। एक होता है आर्किया जो कि आपके बैक्टीरिया होते हैं, एकदम पुराने बैक्टीरिया जो कि आपके सच्चे बैक्टीरिया, राइट। यूकैरियोटा आपके यूकैरियोटा।
बैक्टीरिया जो है वो आपके प्रोकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, पुराने वाले सिंगल सेल होते हैं, बिल्कुल सिंगल आपकी तरह होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जो कि आपके प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स आपके ऐसी सेल्स होती है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इनके पास, ओके। सेल्स ऑफ यूकैरियोटा, यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस भी है, ओए होए, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी है, ठीक है, यानी लड़की भी है और दहेज भी है, हैं। तो न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी है। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, बिल्कुल अच्छा जीवन जी रहे हैं, ठीक है। आज और डोमेन्स ऑफ लाइफ बनाया, ये ट्री ऑफ लाइफ बना दी। बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटियोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, क्लोरोफ्लेक्सी। आर्किया में क्या हो सकता है, मिथेनो सरसीना, मिथेनोबैक्टीरियम, होलो आर्किया। यूकैरियोटा में कौन सा, एनिमल्स, फंजाई एंड प्लांट। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं बेसिकली। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर, इन्होंने बोला कि भाई सेल ऑर्गेनिज्म, जो सेल जो है क्लासीफाई करते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में, कुछ ना कुछ उसके अंदर सिमिलैरिटीज होती है। लाइक ऑल सेल्स स्टोर इन्फॉर्मेशन इन जीन्स, लाइक आपका कोई सा भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट चाहे यूकैरियोट हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जीन में आता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और सेल जितने भी सेल्स होंगे उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। एटीपी आपका ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सारे सेल में सेम होते हैं, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल का आपका यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है बेसिकली। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट्स में आपके बैक्टीरिया एंड आर्किया आते हैं, ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके पास क्या है, आपका न्यूक्लियस नहीं है। डीएनए प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है तो कहाँ डीएनए होंगे। बेसिकली डीएनए आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर आपके पास न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म में हम डीएनए को तैरा देंगे। विदाउट मेम्ब्रेन है जिसके हम बोलते हैं न्यूक्लियड। एस्क्रिकिया कोलाई आपका एक टाइप का ऐसा बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोटिक है। ई कोलाई आपका रॉड शेप का होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसके पास आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। इनके पास जो आपका बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बेस पे बांटा गया है। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएशन आती है, उसको आप लोगों को लिखना है। बेसिकली आपका ये बैक्टीरिया है, इस तरीके से दिखता है। आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं कि कैप्सूल, सबसे बाहर कैप्सूल है। सेल वॉल उसके बाद है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। डीएनए के पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए आपका न्यूक्लियड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। राइबोसोम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर एरिना ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। फ्लैजिलम है, ये पूंछ है जो कि क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये आपका प्रोकैरियोट है। अब देखो हर किसी के बारे में लिखा हुआ। ई कोलाई आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल वॉल क्या है, एक थिक लेयर है, प्रोटीन लेयर से बना हुआ है जो कि क्या करता है, बर्स्टिंग से बचाता है। अब सेल वॉल अगर लगी होगी यानी सेल उसके अंदर छुपा है, उसके बाहर एक वॉल, एक दीवार है, तो सेल बेचारा क्या बनेगा, फटने से बचेगा, ठीक है, सेल सूखने से बचेगा, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं हम, सपोर्ट दे रहे हैं, कौन, सेल वॉल, ठीक है। चलिए, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है, जिसके पास पॉलीसेकेराइड्स की चेन होती है, पेप्टाइड यूनिट से लगी होती है, ठीक है। एक होता है इसके अंदर, इसके हिसाब से हमने बांटा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनके पास जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो 10% ऑफ सेल वॉल बाय वेट्स होता है। ग्राम पॉजिटिव जो होता है उनके पास ड्राई वेट के थ्रू 20% होता है, यानी कम, ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव स्ट्रेन दे दे तो ग्राम पॉजिटिव, और नेगेटिव स्ट्रेन दे दे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आ जाओ, ये देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना पेप्टाइडोग्लाइकन की, देखो चौड़ी सी है, इनमें देखो कितनी पतलू सी है, ठीक है। तो इनके पास थिक लेयर किसके पास होती है, ग्राम पॉजिटिव के पास। थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन किसके पास होता है, ग्राम नेगेटिव के पास, ठीक है। तो ये आप डिफरेंशिएशन में लिख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी फोस्फोलिपिड से बनी होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 45% फोस्फोलिपिड होता है और 55% प्रोटीन होता है। साइटोप्लाज्म ऐसा होता है जहाँ पे सारे के सारे मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज होता है। न्यूक्लियड है आपका, सर्कुलर डीएनए होता है जो कि एंडलेस डबल स्ट्रैंडेड होता है, ओके। प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉलर सर्कुलर फ्रेगमेंट होता है डीएनए का जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। राइबोसोम आपका साइटोप्लाज्म में होता है, ग्रैनुलर एलिमेंट्स होता है जो कि आपका क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फ्लैजिला आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। पाइलस भी आपका है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड को। कैप्सूल जो है वो आपका आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि हार्श कंडीशन में उसको बचा रही है। देन उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आ जाते हैं। थोड़ा हम धीरे पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको एकदम अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे एंड टाटा बाय बाय करेंगे। ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट्स होता है आपके, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। यूकैरियोट कौन से हैं, प्रोटोजोआ एल्गी प्लांट्स एंड यू, ठीक है, एनिमल्स हैं आप। सेल साइज जो होता है इनका इतना होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर इनका बड़ा होता है। मेटाबॉलिज्म करने के लिए एनारोबिक एरोबिक, यानी एनारोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से प्रोकैरियोट अपनी मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन यूकैरियोट आपको हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारी की सारी चीज़ होती है। इनके पास न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम से प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस इनके पास नहीं है, हमारे पास है। सेल डिवीजन बाइनरी फ्यूजन से होता है, हम सेल डिवीजन किससे करते हैं, माइटोसिस, मियोसिस से करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास नहीं है, रेस्पिरेशन के लिए किसका काम करते हैं, कुछ एंजाइम होंगे उनकी मदद लेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बहुत बढ़िया होता है। क्लोरोप्लास्ट इनके पास नहीं है, इनके हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। साइटोप्लाज्म जो होता है इनके पास, साइटोस्केलेटन नहीं होता, हमारे पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है। तो आपका क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी वो बेसिकली सेलुलोज है। सेलुलोज आपकी सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें क्या होता है, आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यानी 2 फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ये आपका एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड होता है जहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके बीच में होते हैं, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखो क्या था, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल है। अच्छा, ये फॉस्फोलिपिड है, ये ऊपर की जो होती है हेड होती है जो कि हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि पानी से अट्रैक्ट करेगी। ये टेल होती है इसकी जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डरती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर होना, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी के पास आना, जो अट्रैक्ट होती है। यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर बनी होती है, ठीक है। लिपिड की बाइलेयर बनी होती है, वो लिपिड की बाइलेयर के बीचों बीच, ठीक है, ये इस तरीके से लिपिड, इनके बीच में कुछ प्रोटीन होती है जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। मेजर फंक्शन जो होता है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या होता है, मेंटेन करना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना सेल में, सिलेक्टिव बैरियर बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग के बीच में, मूवमेंट जो होता है कई सारे मॉलिक्यूल्स का बाहर और अंदर करने में हेल्प होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कई सारे ट्रांसपोर्ट भी कराता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे, क्यों, ये क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू में कराया, क्योंकि नॉन पोलर आपके फॉस्फोलिपिड वाले होते हैं, क्योंकि आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी है, ठीक है। लिपिड जो होंगे वो नॉन पोलर होते हैं, तो इसीलिए जो नॉन पोलर होंगे वो यहाँ पे सोल्यूबल होंगे। मोस्टली बायोमोलिक्यूल्स होंगे ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके अंदर, बहुत ही मजेदार, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस पे आ जाता है। न्यूक्लियस क्या है, सारे के सारे यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है बहुत बेहतरीन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से होंगे। कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है, चुक 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 चुक, बहुत ज़्यादा इस तरीके से होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपका आगे जाके बनता है, आपके यूकैरियोट सेल में बनेगा और किसी में नहीं बनेगा, प्रो में नहीं बनता। ये आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, बहुत ही लंबी चेन ऑफ डीएनए होता है, जिसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं ताकि आपकी फॉर्म इसकी छोटी हो जाए, उसकी पैकेजिंग करते हैं। जब पैकेजिंग करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन बनता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीएनए, प्रोकैरियोट सेल में कम होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में नोट्स लिखो, शॉर्ट नोट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका साइटोप्लाज्म में होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूकैरियोट में होगा। पहली बात तो पहली लाइन आप ये लिखोगे कि लैक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, क्योंकि आपका क्या है, ये सेल ऑर्गेन्यूल्स है, राइट। डिफरेंट प्रोटीन एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन एंड लिपिड्स बनते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको रफ ER भी बोलते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपका जो ये रफली दिख रहा है ना, ये आपका जिसके ऊपर ये डॉट डॉट प्रेजेंट है, ये आपके राइबोसोम्स होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ आर से राइबोसोम, तो राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं आपके राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो बेसिकली ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ये स्मूथ है, एकदम खड़े खड़े है ना, स्मूथ है, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या है, राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है। ये आपके हो गए, क्या हो गए, वही जो मैंने बताया, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी आपके एक प्रोटीन सिंथेसिस की फाइनल डेस्टिनेशन है। कैसे फाइनल डेस्टिनेशन है, आपकी प्रोटीन कहाँ पे बन रही है, ER में। ER में बनने के बाद जो आपकी प्रोटीन भेजी जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, उसके बाद आपकी गोल्जी में भेजी जाती है। गोल्जी में भेजने ही उन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है डेस्टिनेशन, ये गोल्जी अपरेटस से आती है, यहाँ पे बेसिकली ER से आ रही है। उसके बाद जब इसके पास गोल्जी अपीयर विद इन द स्टैक लाइक फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोलाइजेशन होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रही है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हुई और हमारे पास एक वेसिकल्स होता है, यहाँ पर आई गोल्जी बॉडी में आई, ये मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करने के बाद ये वेसिकुलेटरी वेसिकल के पास भेजेंगे, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चलता है आपके गोल्जी बॉडी पे। और फाइनली जो मॉडिफिकेशन होता है वो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, यानी ग्लाइकोसाइल प्रोटीन मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोसाइलेशन।
लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं यहाँ पे, यानी लाइटिक एंजाइम जो आपके लाइसोसोम होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, ये सुसाइडल बैग्स भी हम इसे बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, इनका एक और नाम है। ये बेसिकली इनके पास लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करेंगे प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोहाइड्रेट्स का, उनको हाइड्रोलाइज करेंगे यानी तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको लाइसोसोम्स कहते हैं। ठीक, चलो आगे। पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम क्या होते हैं? नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो अमीनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन एंड लिपिड्स की ऑक्सीडेशन होता है, जिसके पास हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन आपकी विद इन द स्मॉल मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिल्स में होता है, जो कि पैरोक्सिसोम में आता है। पैरोक्सिसोम में क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसकी जो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो आपकी पैरोक्सिसोम में होती है। प्लांट्स में पैरोक्सिसोम को हम ग्लाइकोक्सिसोम कहते हैं, ठीक है, समझ में लग रहा है? इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो रही है। चलो, साइटोस्केलेटन क्या है? सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, एक शेप का होता है जो कि डिफरेंट शेप में प्रेजेंट है। इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं बेसिकली ये, जो कि अनदर साइटोस्केलेटन क्या होता है, यानी आपके सेल का स्केलेटन जो कि क्या कर रहा है, एक बेसिक फ्रेमवर्क दे रहा है। हम इसको बोन बोल सकते हैं, मसल बोल सकते हैं, किसका, यूकैरियोटिक सेल्स का। इसके अंदर कई सारे 3 मेजर टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर जो होता है शेप देता है, किसको शेप देता है, सेल को। किस तरीके, ओह शेप तेरे लकड़ी मार तेरी लकड़ी, जो भी है, ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये आपके हैं माइक्रोफिलामेंट एंड ये आप इंटरमीडिएट और ये माइक्रोफिलामेंट। तो जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके होलो होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है, और ये 2 टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलेंस होती हैं इनके पास, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका यूकैरियोट सेल में हम इसको पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास एटीपी बनती है, एटीपी का फॉर्मेशन। एनर्जी रिच कंपाउंड होता है आपका एटीपी एंड जीटीपी होता है, एनर्जी करेंसीज भी हम बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी 2 लेयर होती है, एक लेयर होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये जो आपको इस तरीके से फॉर्मेशन दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, या फिर क्रिस्टे बोलते हैं ना, हाँ क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। ये जो जंक्शन दिख रहा है ना इस तरीके से, इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट ऑर्गेनिल्स होता है, डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंट शेप के भी मिलते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे कपलिंग फैक्टर, बहुत सारी रिएक्शन होती है। जो क्रिस्टे होता है वो इनर फोल्डिंग होती है बेसिकली, तो वहाँ पे आउटर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट आपका, आ जाओ, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड लेयर होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, मेम्ब्रेन बाउंड लेयर है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये आपकी जो होती है ना, ये इसको हम बोलते हैं थैलाकोइड। जो एक सिंगल है उसको थैलाकोइड, अगर ये बंडल पूरी बन गई उसको हम बोलते हैं ग्रैना। ये एक दूसरे से अटैच्ड है दोनों आपस में, इसको हम बोलते हैं, जो कि अटैचमेंट उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली। ये जो पूरा फ्लूइड दिख रहा है जिसके अंदर ये आपके डीएनए प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। उसके अलावा क्या पता, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंटरमीडिएट स्पेस, ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। देन उसके बाद चलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? एक फीचर होता है, मोस्टली प्लांट में प्रेजेंट होता है। लार्ज वेसिकल होते हैं जिसको वैक्यूल्स कहते हैं, सेपरेट होते हैं रेस्ट साइटोप्लाज्म में, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। यंग सेल बट ग्रो लार्जर सेल, वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं यंग सेल में, लार्जर ग्रो करते हैं आपके ओल्डर सेल में। कई सारा 50% सेल का वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो सेल सेप में फिल्ड होते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेटाबोलाइट्स का या फिर वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये मेथड फॉर फ्रैक्शन ऑफ सबसेलुलर ऑर्गेनिल्स। ये आपका मैंने क्वेश्चन भी दिया है। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो आप, सेल ऑर्गेनिल्स को सेपरेट कर रहे हो कि कौन सा सेल ऑर्गेनिल है। आप सबसे पहले क्या लोगे, एक टिश्यू लोगे। टिश्यू को लेने के बाद आप होमोजेनाइजेशन, जैसे आप होमोजेनाइज यानी मिक्स करते हो, मिक्सचर बनाते हो, वो उसको हम बोलते हैं होमोजिनेट। होमोजिनेट का मिक्सचर है तो हम उसको साइंटिफिक करेंगे। साइंटिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली वेट के बेस पर हम उसको सेल करेंगे। उसमें हमारे पास एक सुपरनाटेंट बनेगा, फिर आप दोबारा से उस सुपरनाटेंट को सेंट्रीफ्यूज करोगे। इस बार जो वेट है वो आप ले लो 15,000 से 20,000। अब आपने इसको दोबारा किया, फिर सुपरनेटेंट आपको साइटोसोलिक फ्रैक्शन मिला, फिर आप इसको पैलेट में बनाओगे, फिर इस पैलेट को वॉश करोगे। जैसे ही आप पैलेट को वॉश करोगे आपके पास फ्रैक्शन बन के आ जाएगा और पता चल जाएगा कौन सा ऑर्गेनिल है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोनोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेसिकली आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं सारे फॉर्म में, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, शुगर्स, ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हमने
मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में बात है उनके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक। मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम दोबारा से स्मॉलर में हाइड्रोलिसिस करके नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये सिंगल होते हैं। अब सिंगल को कितना तोड़ोगे हैं, कैसे टूटेगा सिंगल, सिंगल लोग नहीं टूटते, जो कि डबल होते हैं वही टूटे जाते हैं, उनका भी दिल टूटता है, राइट। हाइड्रोलिसिस जो मोनोसेक्राइड है वो आपके ग्लूकोज होते हैं। उसके बाद ऑलिगोसेक्राइड्स हैं जिसके 2 से 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं, उसके अंदर माल्टोज, सुक्रोज वगैरह आते हैं। देन पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, बहुत ज़्यादा मोर देन 6 यूनिट्स तक आते हैं, एंड 3000 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जिसके अंदर आ सकते हैं, लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज हो गया, है ना। चलिए, मोनोसेक्राइड्स आपके बेसिकली क्या होते हैं, एक एल्डोज शुगर होता है और एक कीटो शुगर होते हैं। 2 टाइप के शुगर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर OH आपकी राइट साइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसको R बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी इसको। ये आपका एल्डोज शुगर है, इस तरीके से बेसिकली आपका होता है मोनोसेक्राइड, ठीक है। ये आपका होता है 1,3 डाई, ये कीटो शुगर है। कीटोस क्यों, सेकंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। अगर सेकंड नंबर पे C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है वो कीटोज हो गया। अगर सेकंड नंबर पे COH और इधर H प्रेजेंट है, यानी OH प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या हो गया, एल्डोज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप बना सकते हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपका जो कार्बन होता है वो कायरल होता है, यानी कि जो आपका कार्बन है उसे चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, देखो इस इधर CHO अटैच्ड है, ये आपका सेंटर कार्बन है, CHO का अटैच्ड है, यहाँ OH अटैच्ड है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, तो ये हो गया आपका कायरल कार्बन, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है किलियानी फिशर, कहाँ गया, कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जो आपके होते हैं किलियानी फिशर्स में, और फेलिंग रिड्यूसिंग टेस्ट, यार वो दिख नहीं रहा मुझे, रिडक्शन ढूंढ रहे हैं, ग्लाइकोसिलेट, चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन इलोंगेशन जो होता है वो बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके पास समझ लो 5 कार्बन की चेन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, चेन को इलोंगेट कर रहे हैं। चेन को इलोंगेट करने का मतलब है कि कार्बन नंबर उसको इंक्रीज करना। तो अगर 6 कार्बन की चेन बना दे तो यहाँ पे 1 कार्बन बढ़ गया, जिसका मतलब है इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब कार्बन नंबर को बढ़ाना। तो अगर हम चेन इलोंगेशन कर रहे हैं, 1 कार्बन से हम उसको इंक्रीज कर पा रहे हैं, तो वो फिशर सिंथेसिस होता है। फिशर सिंथेसिस बेसिकली क्या है, देखो आप, द कार्बन चेन एल्डोज, एल्डोज के कार्बन चेन होता है, हम उसको 1 कार्बन से बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज बाय 1 कार्बन, तो वो आपका फिशर सिंथेसिस होता है, किलियानी फिशर सिंथेसिस। बेसिकली ये आपका कार्बन है, सबसे पहले आप क्या करते हो, उसको CN से रिएक्ट कराते हो। जब आप CN से रिएक्ट कराओगे तो बेसिकली आपका जो है ये एल्डोज शुगर है, 1 2 3 4 4 है, HOH HOH और यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है, ठीक है। बेसिकली आप इसको साइनाइड से रिएक्शन करा रहे हो। जब आप साइनाइड से रिएक्शन कर रहे हो तो आपका ये हाइड्रो साइनाइड वाला रिएक्शन बन जाएगा। फिर आप उसको रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन करने के बाद ये राइबोस बनेगा, उस रिडक्शन के बाद आपका आर्बिनोज बनेगा। आर्बिनोज बनने के बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पहले 4 कार्बन था, आपकी बात देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो हम इसको बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चेन इलोंगेशन कर रहे हो, और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेन शॉर्टनिंग। चेन शॉर्टनिंग करने के लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन मेथड। यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एल्डोज चेन ले रहे हो, एल्डोज कार्बन ले रहे हो, एल्डोज चेन को क्या कर रहे हो, 1 कार्बन से कम कर दे रहे हो, तो चेन शॉर्टनिंग होगी, जिसे हम बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेड करना यानी कि कम करना। मान लो आपके पास डी राइबोज है, ठीक है, अगर सेकंड नंबर पे आपके पास OH प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे D। अगर आपके सेकंड नंबर पर H प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे L फॉर्म, है ना, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे है आपका क्या हो गया, डी राइबोज है। राइबोज को अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कैल्शियम डी कार्बोनेट बनेगा, ये देख रहे हो। फिर आप यहाँ पे रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पे देखो, पहले 5 कार्बन थे, 5 कार्बन से अब बने 4 कार्बन, ठीक है, ये हो गया आपका रफ डिग्रेडेशन। आ जाओ, उसके बाद है आपका रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर आपका ये है कि रिंग में आप किस तरीके से बना रहे हो, है ना, ये आपका रिंग स्ट्रक्चर होता है। फिशर प्रोजेक्शन हम इसे बोलते हैं, जिससे रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये अच्छे से समझाऊं। हावर्ड प्रोजेक्शन एंड फिशर प्रोजेक्शन, है ना। फिशर प्रोजेक्शन आपका बेसिकली ये वाला है कि आप चेन में बना रहे हो, ठीक है। हावर्ड प्रोजेक्शन आपका रिंग चेन में है। मान लो आपके पास ग्लूकोज है तो वो आपके 5 यूनिट की है, 6 आपके 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। फिर आप यहाँ पे HOH जोड़ते हो, ठीक है, HOH जोड़ते हो, इस तरीके से होता है। तो यार इतना मैं अगर पढ़ाऊंगी तो फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके अदर ग्लूकोज के अदर मोनोसेक्राइड्स होते हैं, लाइक डेक्सट्रोज हो गया, ठीक है, डेक्सट्रोज आप बस नाम देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं कराऊंगी यहाँ पे, ठीक है। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन क्या होता है, आपकी बॉन्ड होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
दो मोनोसेक्राइड्स के बीच की बॉन्ड को, ठीक है, हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड बिटवीन एनोमरिक कार्बन ऑफ एल्कोक्सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में एनोमरिक कार्बन बनता है, यानी दो ग्लूकोज यूनिट के बीच के बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो बेसिकली अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसको बता देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आपका यूनिट 3 है, जहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं आपके बेसिकली, जो कि आपके 2 से 6 यूनिट तक पाए जाते हैं, वो डाइसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड्स के आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देखेंगे। नेमिंग है डाइसेक्राइड्स में बेसिकली, सबसे पहला है माल्टोज। माल्टोज क्या होते हैं, 2 ग्लूकोज यूनिट के स्ट्रक्चर को हम माल्टोज कहते हैं, ठीक है। माल्ट एग्जिस्ट इन स्मॉल अमाउंट इन नेचर का होता है, बेसिकली इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस से बनता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डेक्सट्रिन के। बेसिकली आपको याद रखना है कि किस तरीके से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा फॉर्म बनती है C4 हाइड्रोजन का, आपको याद रखना है इनके में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे हो रही है। तो इसकी होती है, जो माल्टोज की होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज को आपका क्या होता है, ये डाइसेक्राइड है। बेसिकली मिल्क शुगर होता है, जो कि मिल्क ऑफ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, मेमरी ग्लैंड्स में होता है, ताकि आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसको बेसिकली क्या मिल पाए, मिल्क मिल पाए, ठीक है। फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलते बनता है ये। काउज मिल्क के अंदर 4% लैक्टोज होता है और ह्यूमन मिल्क के अंदर 6 से 8% होता है। व्हाइट पाउडर होता है, नियरली टेस्टलेस होता है एंड यूज इन स्पेशल, हाई कैलोरीज होती है इसके अंदर। आपको इसका लिंकेज याद रखना है, ये होता है आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। सुक्रोज आपका टेबल शुगर होता है, बेसिकली लाइक केन शुगर हो गया, बीट शुगर हो गया, मोस्टली स्वीटनिंग एजेंट की तरह हम इसे यूज़ करते हैं, ताकि आपके मिठास आ सके। लाइक जूस में डाल दोगे, फ्रूट्स में, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह में डाल दोगे तो जूस ना पी लोगे, है ना। तो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक यहाँ पे लिंकेज होती है सुक्रोज में, ठीक है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका आता है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। एनी शुगर कैपेबल बीइंग ऑक्सीडाइज एंड कॉज रिडक्शन ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू कॉपर एंड सिल्वर, तो रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ऐसे शुगर जो कि ऑक्सीडाइज हो पाए, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो गए। ऐसे शुगर जो कि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते और रिड्यूस नहीं कर पाते दूसरे को, तो वो क्या हो गए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट यहाँ पर और आता है, जिसे हम देखते हैं, जिनके पास एल्डोज एंड कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे ऑल मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स है वो आपके रिड्यूसिंग शुगर, क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। पॉलीसेक्रेट्स क्या है, पॉलीसेक्रेट्स आपके कई सारे होते हैं। सबसे पहला तो होता है, एक होता है आपका पॉलीसेक्रेट्स, यानी कई सारे मोनोसेक्रेट्स के यूनिट्स अगर लगा दो तो वो पॉलीसेक्रेट्स बन जाते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रेट होता है एक, दूसरा स्टोरेज पॉलीसेक्रेट्स होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रेट बेसिकली हम एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। स्टोरेज जो होता है वो आप बेसिकली होता है जो आपका स्टोरेज में काम करेगा। पॉलीसेक्रेट्स नॉट स्वीट होते हैं, यानी कि स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है, स्वीट नहीं है। ग्लाइकोसिडिक से बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। स्टार्च बेसिकली आपका स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, जो कि प्लांट्स में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फूड को रिजर्व नहीं करता, बल्कि मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी होता है। जो स्टार्च है आपका सबसे पहला क्या है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स है। स्टार्च जो होते हैं आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोज आपके 25% होते हैं और अमाइलोपेक्टिन आपके 75% ऑफ स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली आपको बस ध्यान रख लेना इन दोनों के बीच में क्या होता है। जो अमाइलोज है उसके पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। एंड उसके बाद अमाइलोपेक्टिन में होता है बीटा 1,4। एक मिनट हम देख लेते हैं। अमाइलोपेक्टिन में होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक तो ये भी है, दूसरी अल्फा 1,6 लिंकेज भी होते हैं। यानी अगर लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें कौन सी होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपका जो अमाइलोज होते हैं वो बिल्कुल लीनियर होता है। यहाँ पे देखो ये आपका लीनियर भी है और ब्रांच भी है। अगर लीनियर है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और देखो यहाँ से ब्रांच भी है, तो ये दोनों लिंकेज दिखाता है, अल्फा 1,4 भी और अल्फा 1,6 भी। अल्फा 1,6 कब बनती है, जब आपका लीनियर स्ट्रक्चर ना हो, ब्रांच स्ट्रक्चर हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर आपका स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है वो आपका ग्लाइकोजन है, जो कि एनिमल्स में होता है, ठीक है। प्लांट स्टार्च की तरह ही होता है, बेसिकली लिवर एंड मसल्स में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करता है। इस तरीके से यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिंकेज भी देख सकते हैं आप, लिंकेज इसमें 1-फॉस्फेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, एक और होता है जिसका है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। आपके 2 दे रखे हैं, वो आपका स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। मैंने पीवाईक्यू में आपको एक्स्ट्रा भी कराया, इनुलिन भी कराया, डेक्स्ट्रिन भी कराया, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो वहाँ से, अगर किसी ने वो देखी है वीडियो तो उसको भी कंप्लीटली आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज है आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड।
स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बेसिकली आपके रिजिड सेल वॉल ऑफ प्लांट में होते हैं, जो कि आपका सेलुलोज है। सेलुलोज जो होता है बेसिकली वो क्या है, सेल वॉल जो होती है ना प्लांट की, उससे बना होता है। तो सेलुलोज आपका क्या है, सेल वॉल की प्लांट बनी होती है ना, जिससे वो होता है बेसिकली आपका 1/2 ऑफ द कार्बन एक्सटेंट होता है, 50 से 70% कार्बन है। एंड वुड में होता है सेलुलोज आपके इनसॉल्युबल होते हैं। सेलुलोज एक लीनियर पॉलीमर है, यानी लीनियर है, तो यहाँ पे लिंकेज कौन सी होगी, बीटा 1,4 लिंकेज होती है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बीटा है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स में सबसे पहले आता है ग्लाइकोज। अभी इससे कोई क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं है। ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप ऐसे रीड आउट लगा सकते हैं, ठीक है, वन शॉट में। और क्या ही पढ़ाऊंगी मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट नंबर ब्लॉक 2 के यूनिट 4 यानी अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आज अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन आपका मॉलिक्यूल्स होता है जो कि परफॉर्मिंग नंबर ऑफ फंक्शन, कई सारे सेल के फंक्शन करता है, ठीक है। मोनोमरिक यूनिट होते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन एक होता है आपका मोनोमर, दूसरी चीज़ होती है आपकी पॉलीमर। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट जो कि आपका अमीनो एसिड है, और पॉलीमर है आपका प्रोटीन। तो यानी मोनोमर, कई सारे मोनोमर को एक साथ जोड़ दोगे ना तो वो पॉलीमर बन जाता है। तो अगर आप अमीनो एसिड को जोड़ करके एक लंबी सी चीज़ बना लोगे तो वो प्रोटीन होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास होता है व्हेन प्रोटीन आर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है 20 एल अमीनो एसिड्स होते हैं। एल नोटेशन होता है अमीनो एसिड जो कि लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। आपके पास एक आर ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है जो कि अल्फा अमीनो ग्रुप है, और एक होता है आपका लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो अल्फा अमीनो ग्रुप हो जाता है, ठीक है। और इधर आपके पास क्या है, आर ग्रुप। आर ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं आपके बेसिकली इस तरीके से होता है, NH3, एक तरफ C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ NH3, एंड एक तरफ होता है आपका आर ग्रुप। आर ग्रुप बेसिकली क्या है, और इधर आपका हाइड्रोजन होता है, ये कायरल कार्बन होता है। तो जो आपका आर ग्रुप है वो बदलता रहता है। आर ग्रुप मतलब कि साइड चेन होती है, जहाँ पे आपका कार्बन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें जुड़ती है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर अल्फा कार्बन है उससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है अल्फा हाइड्रोजन, और उससे जो अमोनिया जुड़ा है वो अल्फा अमोनिया, ठीक है, अमीनो ग्रुप, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और आपका ये होता है, अगर आपका एक फंक्शनल ग्रुप पहले ही कार्बन से जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप तो वो अल्फा हो गया। अगर वो दूसरे से जुड़ा है, यानी कि पहला एक छोड़कर दूसरे से जुड़ा है तो बीटा। अगर दो छोड़ दिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, इससे दो गैप कर दिए हमने तो तीसरे पे तो बीटा हो जाएगा। इस तरीके से नाम होता है बीटा अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अमीनो एसिड्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपके बेस्ड ऑफ द आर ग्रुप जो कि नॉन पोलर होते हैं, उनके बेस पर इस तरीके से बांटा गया है। आपका इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स के कॉन्फ़िगरेशन नहीं बल्कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप कैसे यहाँ पे करते हो अमीनो एसिड्स का, अगर आर ग्रुप के बेस पर आपने क्लासिफिकेशन किया है तो एक होता है एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। एलिफेटिक अमीनो एसिड मतलब कि चैन वाले अमीनो एसिड, जिनके पास आर ग्रुप जो होता है एलिफेटिक होता है। 5 अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, एलिनिन, आप 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा होता है हाइड्रोक्सी अमीनो ग्रुप, यानी कि जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोक्सिल अमीनो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आप कहते हैं सीरीन एंड टायरोसिन एंड थ्रियोनिन। उसके बाद सल्फर कंटेनिंग, जिनके पास सल्फर हो, लाइक जिनके पास सल्फर हो आर ग्रुप पे, है ना, तो वो आपके मिथ्योनिन, सिस्टीन। एसिडिक अमीनो एसिड जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, क्योंकि ये आपका एसिडिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ये अगर एसिड वाला चाहिए ना एसिडिक, तो जिसके पास C डबल बॉन्ड OH वाले ग्रुप हो, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड ये आपके होते हैं, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड मतलब NH3 आपकी क्या है, बेस है। अमोनिया जो होता है ना वो आपका बेस होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड अगर जुड़ी हुई है आपके पास तो आपका आर्जिनिन, लाइसिन वो आपके बेसिक अमीनो। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग, यानी रिंग में अगर प्रेजेंट है तो आपकी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होती है, लाइक फिनाइल, टायरोसिन एंड ट्राइप्टोफैन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। इमीनो अमीनो एसिड यानी कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इमीनो ग्रुप लगा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोवलिन होता है, ठीक है। आप देखो पोलैरिटी के हिप्स, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है, जो कि सॉल्युबल ना हो पानी में, ठीक है, जनरली वो एग्जांपल ले लो ग्लाइसिन वगैरह। पोलर अनचार्ज, यानी पोलर है लेकिन चार्ज नहीं है, उसके ऊपर है प्लस माइनस का चार्ज नहीं, ये थ्रीनियन सिस्टीन वगैरह। पोलर है लेकिन नेगेटिवली चार्ज हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, बेसिकली वो एस्पार्टिक एसिड होते हैं। पोलर है पॉजिटिवली चार्ज है तो बेसिकली एग्जाम्पल लाइसिन है। ये सारे होते हैं, ठीक है। एक होता है अजेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होता है नॉन अजेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी ना बना पाए उसको बोलते हैं अजेंशियल। ऐसे अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी को बना पाए वो होता है नॉन अजेंशियल। अजेंशियल अमीनो एसिड्स का जो होता है बेसिकली कौन कौन से होते हैं उसके लिए एक ट्रिक है, प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है। P से आपका फिनाइलिन, V से वेलिन, T से थ्रियोनिन, T से ट्रिप्टोफैन, और I से होगा आइसोल्यूसिन, M से मिथियोनिन, H से हिस्टिडीन, R से आर्जिनिन, L से ल्यूसिन एंड लाइसिन, ठीक है। ये सारे आपके होते हैं। सेमी एजेंशियल मतलब कि जो कि आपकी बॉडी को डाइटरी सोर्स से मिल जाए, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ज़रूरत नहीं होती।
उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो है वो ना वो ज्विटर आयन है। ज्विटर आयन कैसे बनता है, बेसिकली आपके पास ये है ज्विटर आयन। आपके पास जो अमीनो एसिड है एक तो कैटायन भी बना सकता है, दूसरा एनायन भी बना सकता है। कैटायन कैसे बनाएगा, अगर आपके पास एक एच अमोनिया है, उसको अगर आप अमोनिया को ठीक है एच दे देते हो तो वो कैटायन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज लगता है उसको कैटायन कहते हैं, ये लो पीएच पे बनता है। इसके बाद एनायन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से आप क्या करते हो एच को रिमूव कर देते हो तो वो बन जाता है एनायन। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो आपका ये कैटायन और एनायन है एक साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ पे न्यूट्रल पीएच हो जाता है, यानी पीएच जो है वो न्यूट्रल है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो आपके पास फॉर्म होता है उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, ज्विटर आयन के पास क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव और दोनों सेम होते हैं तो मॉलिक्यूल उसका क्या बन जाता है, पीएच न्यूट्रल होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है आपका, पीएच अमीनो एसिड्स जहाँ पे कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, लाइक प्लस एंड माइनस है तो उससे क्या बन गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, तो उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, जो अभी हमने बनाया ना ये पॉइंट, नेट चार्ज 0 है, यहाँ पे नेट चार्ज +1 है क्योंकि आपका क्या है, आपका कैटायन है। नेट चार्ज यहाँ -1 है क्योंकि क्या है, एनायन है। तो बीच में जो आपका ज्विटर आयन बनता है ना उसका नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाता है, तो उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन कर्व आपका इंपॉर्टेंट है। टाइट्रेशन कर्व इस तरीके से होता है जब आप टाइट्रेशन करते हो जहाँ पे टाइट्रेंट ऐड करते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट। अमीनो एसिड को आप कैसे सेपरेट करते हो, आपके पास होता है सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से आप अमीनो एसिड्स को अलग कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पेपर। आपके पास एक पेपर होता है, उस पेपर पर बेसिकली आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो। ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूशन होगा, वो आप एक जार के अंदर समझ लो आपने सॉल्यूशन पहले मिक्स करके रख दिया। आपके पास पेपर होता है, पेपर पे क्या करते हो आप 2 सेंटीमीटर की पहले लाइन खींचोगे, एक बीच में आप करते हो स्पॉटिंग। स्पॉटिंग किसका करेगा, अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स के आप इस पे स्पॉटिंग कर दोगे, जाकर इस पे एक ड्रॉप डाल दोगे, इस ड्रॉप को सुखा दोगे। ठीक है, सुखा दिया, उसके बाद सुखाने के बाद क्या करना है आपको, इसको ले जा करके इसके अंदर रख देना है। ठीक है, रख देना है किसके अंदर, जार के अंदर। अब इसके अंदर आप जार के अंदर आपने रख दिया, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, तो पानी जो है अब इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने पॉइंट यहाँ पे लगाया था, अब थोड़ी देर के बाद आप आधे घंटे के लिए इसको 45 मिनट्स के लिए बेसिकली हमने भी रखा था, 45 मिनट्स के लिए आपने इसको रख दिया, तो पानी जो है इसके ऊपर ऐसे चढ़ना शुरू हो जाएगा, जो सोल्यूशन है वो चढ़ना शुरू। तो आपको इस तरीके से समझ लो आपने स्पॉटिंग करी है मेटल्स की हमने करा था, तो अमीनो एसिड्स की स्पॉटिंग करी थी, ये आपकी स्ट्रिप है। अब आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया था, अब की बार ना आपको यहाँ पे 2 पॉइंट इस तरीके से दिख गए, 2 पॉइंट। इस पॉइंट को आप मार्क करोगे और फिर यहाँ से ये आपकी इनिशियल लाइन है। ठीक है, ये आपकी इनिशियल लाइन है, और जहाँ पर आपका पॉइंट आया है, जो कलर आपको दिखाई दे रहा है जो कि अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड अगर आपको दिखाए तो उसको 0.1 मान लेंगे। दूसरे वाले को इस यहाँ पे दिख रहा है तो उसको 0.2 मान लेंगे। फिर हम देखेंगे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं आपका RF वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, समझ लो 4 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस समझ लो 5 आ रहा है, और जो आपका ये पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल आपने एक और पॉइंट यहाँ पे मार्क किया जहाँ तक सॉल्यूशन रन किया है, आपके पॉइंट रन किए जहाँ से सॉल्यूशन रन किया उससे मार्क करोगे, वो आपका हो जाएगा। तो RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो 0.1 का आ रहा है 5, और जो आपका सॉल्यूशन का डिस्टेंस है वो समझ लो आ रहा है 7। इस तरीके से आप RF वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे अमीनो एसिड, ठीक है, ये सॉल्वेंट रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट के थ्रू आप देख लेंगे कौन सा है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उस पेपर पे आपको दिखाई देता है किस तरीके से अमीनो एसिड रन कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की तरह, ठीक है, कैथोड एंड एनोड की तरफ। तो ये आपका चैप्टर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स बेसिकली उसका देखो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड क्या होता है, आप क्या करते हो, कंडेंसेशन करते हो, 2 और मोर अमीनो एसिड को एक साथ रिएक्शन कराते हो ना, यानी कि अमीनो एसिड अभी हमने देखा दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड को अगर आपने एक साथ मिलाया ना, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है बेसिकली वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कैसे बनता है, अमीनो एसिड को कंबाइन करते हो, कंडेंसेशन होता है, यानी दोनों रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिएक्ट कर जाएंगे, रिलीज होंगे, तो बिटवीन अल्फा कार्बोक्सी ग्रुप एंड अमीनो एसिड्स के बीच में अमाइड लिंकेज बनती है CONH, क्योंकि यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, हाइड्रोलिसिस करते तो पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। ठीक है, ये देखो ये आपका पहली अमीनो एसिड है, ये आपकी दूसरी अमीनो एसिड है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, OH यहाँ से और H यहाँ से, इसको रिलीज करा रहे हो, इसको रिलीज कर लोगे तो यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड और NH, ये आपका पेप्टाइड एमाइड लिंकेज होता है, यही आपकी पेप्टाइड बॉन्ड होती है। किस तरीके से बन रही है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर से बन रही है, उसको पेप्टाइड कहते हैं। किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है तो अभी आपको मैंने बता दिया। नोमेनक्लेचर कैसे होगा, अमीनो एसिड है, ठीक है, नोमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, डाई ट्राई अगर 3 अमीनो एसिड है, इस तरीके से। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड में सबसे पहले आपका एक आता है फेज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, ठीक है, सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस,
एंड हाँ, सॉलिड फेज सिंथेसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका अमीनो एसिड्स में, किस तरीके से आप अमीनो एसिड्स बनाते हो, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड की सिंथेसिस किस तरीके से करते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम ये पढ़ेंगे यहाँ से। जिसमें सबसे पहले आता है सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, आप उसको रिएक्ट कराते हो। उस रिएक्शन में आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड अमीनो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसको जानने के लिए आपके पास ये अमीनो एसिड्स आप बना रहे हो, ठीक है। अल्फा अमीनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता दूसरे से। सबसे पहले क्या करते हो, इसमें स्ट्रैटेजी आप देखोगे पेप्टाइड सिंथेसिस में। आपका इंपॉर्टेंट है कि पेप्टाइड सिंथेसिस किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले आपके पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगते हैं। जो अमीनो ग्रुप है ना, सबसे पहले उसके पास प्रोटेक्टिंग करोगे। सबसे पहला जो स्टेप है, पहले प्रोटेक्शन करोगे, प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करोगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्टिवेट करोगे एक अमीनो एसिड पे। सबसे पहला अमीनो एसिड से रिएक्ट करोगे अदर अमीनो एसिड, तो आपका जो प्रोटेक्शन होगा वो पी ग्रुप पे होगा। पी जो है वो आपका स्टार्टिंग है। सबसे पहले क्या करोगे, अमीनो एसिड 1 पे आप अमीनो एसिड 2 है, दोनों की रिएक्शन कराओगे। कपलिंग करने के बाद ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से बनने के बाद आप अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करोगे, एक अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कैरी करोगे रिएक्शन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा। फिर क्या करोगे, अमीनो ग्रुप को एक्टिवेट करोगे और जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करोगे सेकेंड टाइम, कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास इस तरीके से प्रोटेक्शन हो जाएगा। प्रोटेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, प्रोटेक्शन, उसके बाद डी प्रोटेक्शन अमीनो ग्रुप का, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास है, प्रोटेक्शन के लिए आपके पास लगाओगे अमीनो ग्रुप पे TBOC यानी डाई टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनेट, ये प्रोटेक्शन कर रहे हो आप, ठीक है। प्रोटेक्शन करा दिया। डी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास होता है BOC एलिनाइन ट्राईफ्लोरो एसीटेट होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन कराने के बाद आपके पास एक सिंथेसिस होती है पेप्टाइड की, उसको यूज़ करते हो नेक्स्ट में। देन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैरीफील्ड सिंथेसिस, मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम। पेप्टाइड का आप यहाँ पे सिंथेसिस करते हो, 10 रेजिड्यू लगाते हो यहाँ पे बेसिकली। मैरीफिल्ड सिंथेसिस आपके पास होता है, यहाँ पे स्टेप है जो आप मैरीफिल्ड सिंथेसिस करते हो। इस स्टेप को याद करना पड़ेगा। बेसिकली 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या करोगे, चेन असेंबली ऑन द रेजिन, एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट करोगे अमीनो एसिड से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एनकरिंग। प्रोटेक्शन कर रहे हो सबसे पहले एन टर्मिनल को, फिर क्लीवेज करोगे, पेप्टाइड चेन को तोड़ोगे और डी प्रोटेक्शन करोगे। डी प्रोटेक्शन करने के बाद आप सीक्वेंसली इस तरीके से करोगे। फिर क्या करोगे, प्यूरिफिकेशन, जो कि आपका टारगेट पेप्टाइड बना है उसको प्यूरिफाई करोगे। उसका प्यूरिफाई आप क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हो या फिर अनदर मेथड से कर सकते हो। पहले प्रोटेक्शन करोगे फिर डी प्रोटेक्शन करोगे। तो अगर आप इस तरीके से रिएक्शन भी दिखा दोगे ना तो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड है कि नहीं है उसकी सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड होते हैं। इंपॉर्टेंट एक होता है सेंगल्स मेथड। सेंगल मेथड में आपके पास 3 स्टेप है कि आप किस तरीके से अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को डिटरमाइन कर पाओगे। सबसे पहला अमीनो टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड को लेबल करते हो FDND से, अमीनो टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि जो आपका ऐसा टर्म जहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है वहाँ से क्या करोगे, फ्लोरो डाइनाइट्रोबेंजीन से उसको लेबल करोगे, उसको हम सेंगस रिएजेंट कहते हैं। फिर जो आपका लेबल वाला पेप्टाइड है उसको आप एक एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करोगे। फिर जो लेबल डेरिवेटिव था उसको क्या करोगे, माइग्रेट करोगे, किससे, इसके थ्रू, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है आपका डेंसाइल मेथड। ये जो होता है सेंसिटिव मेथड होता है सेंगर मेथड से। इसके अंदर रिएक्शन होती है टर्मिनल अमीनो ग्रुप की, किससे करते हो, डेंसाइल क्लोराइड से, ठीक है। डेंसाइल क्लोराइड से जिस तरीके से आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो आपको एन डेंसाइल डेरिवेटिव मिल जाता है। ये डेरिवेटिव आपकी प्रोटीन होती है, उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे किससे, हाईली फ्लोरेसेंट एन डेंसाइल अमीनो एसिड से। तो आपका जो अनप्रोटेक्टिव मिक्सचर बनेगा आप उसको डेंसाइल अमीनो एसिड को डिटेक्ट करोगे क्रोमेटोग्राफी से, तो आपका बन जाएगा इस तरीके से। तीसरा होता है एडमान डिग्रेडेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियल डिटर्मिनेशन होता है आपका एडमान डिग्रेडेशन से। एडमान फॉर्मुलेटेड मेथड ऑफ अमीनो टर्मिनल रेसिड्यू, लेबल किया जाता है इसको इस तरीके से HPLC से, ठीक है, और फिर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हो आप, फिनाइल आइसोथियोसाइनेट से रिएक्शन करते हो। माइल्ड अल्कलाइन कंडीशन में डालोगे तो आपके पास एनहाइड्रस HF से उसकी रिएक्शन कराओगे तो आपके पास थियोजोनाइल डेरिवेटिव मिलेगा। एक्वस H+ डालोगे तो आपको फिनाइल थियोडाइनिन मिलेगा, ठीक है। फिर आप इसको आगे जाके कुछ भी मतलब किसी से भी प्यूरिफिकेशन करा सकते हो, ठीक है। पेप्टाइड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अभी तक तो इसमें से ज़्यादातर नहीं देखा गया, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रही हूँ 1 शॉट में, और क्या ही लोगे आप, ठीक है यार। चलो नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेस पर, यानी प्रोटीन किस में सॉल्युबल है। सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वो एल्ब्यूमिन है। सॉल्ट सॉल्यूशन में होता है लेकिन सॉल्युबल इन वाटर, स्पैरिंगली सॉल्युबल यानी वाटर में कम है लेकिन सॉल्ट में ज़्यादा, ग्लोबुलिन।
70 से 80% इथेनॉल में हो पा रहा है प्रोलीन। न्यूक्लियोप्रोटीन सॉल्युबल होते हैं सॉल्ट में, आपके हिस्टोन। शेप के बेस पर आपके प्रोटीन को बांटा गया फिब्रस प्रोटीन, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन आपके पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं बेसिकली। इसके अंदर देखने को मिलता है आपके कैरेटिन जो आपके नेल्स में है। फिब्रस प्रोटीन एक फाइबर टाइप स्ट्रक्चर होता है। टीथ में आपके कोलेजन पाए जाते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपके ग्लोब्यूलर टाइप के स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसको हम स्फेरो प्रोटीन या फिर कार्पस्क्यूलर प्रोटीन्स भी बोलते हैं। मोस्टली ये आपके जितने एंजाइम है वो आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। लाइसोजाइम हो गए, हिस्टोन्स हो गए, प्रोटीन अमीन्स हो गए, ठीक है। फूड ग्रेन्स में भी पाए जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हमने बांटा है प्रोटीन्स को। सिंपल प्रोटीन जिसको हम बोलेंगे होमोप्रोटीन्स, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के अमीनो एसिड से बने होंगे, लाइक कि कोई भी अनदर एनी नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। एग्जांपल के लिए आपका प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, कोलाजन वगैरह। कॉन्जुगेटेड या फिर हेट्रोप्रोटीन आपके ऐसे होते हैं जो कि कई सारे अनदर टाइप के बनते हैं और इसमें नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी होता है। नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को हम बोलते हैं एपोप्रोटीन। एंड नॉन पार्ट इज रेफर, जो आपका प्रोटीनिशियस पार्ट होता है और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है। जो आपका प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे एपोप्रोटीन। नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इस पूरे एंटायर मॉलिक्यूल को मिला करके जहाँ पे प्रोटीनिशियस पार्ट यानी एपोप्रोटीन प्लस में प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको मिला करके हम बोलते हैं हेलो प्रोटीन। हेलो प्रोटीन, ठीक है। चलो, एक होता है ड्राई प्रोटीन। ड्राई प्रोटीन ऐसा होता है जहाँ पे डिफरेंट फिजिकल केमिकल एजेंट्स होते हैं, लाइक हीट एसिड, एल्कली वगैरह, उसका नेटिव प्रोटीन भी बोलते हैं। ये ड्राई प्रोटीन होते हैं बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी डेरिवेटिव टाइप के होते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से हमने प्रोटीन को बांट दिया है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनका रोल होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। एग्जाम्पल के लिए अल्फा कैरेटिन, मियोसिन वगैरह। एंजाइम यानी बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो कि आपके अमाइलेज हो गए, लाइपेज वगैरह। रेगुलेटरी प्रोटीन ऐसे जो कि रेगुलेट करते हो हार्मोन्स को, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, TSH, है ना, ये आपके प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रही है, लाइक हीमोग्लोबिन। स्टोरेज जो कि स्टोर कर रही है, स्केलेटल मसल, ओवल एल्ब्यूमिन। प्रोटेक्टेड जो कि आपके डिफेंस कर रही है, लाइक एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो प्रोटीन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मतलब ईजी पीजी एंड लीजी है। मॉलिक्यूलर वेट, एम्फोटेरिक नेचर देखो प्रोटीन का, एसिडिक बिहेवियर भी कर रहा है। एंड सॉल्युबिलिटी यानी किस में कम सॉल्युबल है, किसी में नहीं। प्रेसिपिटेशन इन रिएक्शन भी करने में हेल्पफुल होता है। डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन को आप क्या करते हो, ज़्यादा फोल्ड कर दोगे तो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन आपके बेसिकली अमीनो एसिड का ये ना पेप्टाइड फॉर्मेशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड यहाँ पे क्या था, स्ट्रक्चर बेसिकली। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आप एक बार और फोल्ड कर दो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन को फोल्ड कर दो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपके दो टाइप के होते हैं कि अल्फा, एक होता है बीटा प्लेटेड शेप। बीटा प्लेटेड एक आता है अल्फा स्ट्रक्चर, इस तरीके से हेलिकल अरेंज होते हैं, और बीटा प्लेटेड में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये होगा बीटा प्लेटेड एंड अल्फा स्ट्रक्चर। उसके बाद टर्शरी आता है। टर्शरी जो होता है बीटा प्लेटेड शीट है। ये टर्शरी वाला स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आपको क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर लिखने होते हैं। तो आप इस तरीके टर्शरी वाला आपने और ज़्यादा फोल्ड कर दिया, ट्विस्टेड टाइप का फोल्ड कर दिया, इस तरीके से दिख रहा है, लाइक मियोग्लोबिन। ये आपके होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी आपने बहुत ही ज़्यादा फोल्ड कर दिया और ज़्यादा, तो वो आपका होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम की मोइटी बनती है, वो आपकी हीमोग्लोबिन आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। अब हीमोग्लोबिन आपको ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के लिए किस तरीके से होता है, यानी मियोग्लोबिन होते हैं, वो आपके फंक्शन करते हैं ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फंक्शन एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसको लिख लेते हैं। टाइप्स, एंजाइम। फंक्शन क्या होता है बेसिकली, बायोकेमिकल रिएक्शन को करने के लिए, लाइक डाइजेशन वगैरह भी करते हैं। एग्जांपल के लिए कैटलेज, ऑक्सीडेज, एंजाइम, अमाइलेज, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड और लिम्फ को बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। हार्मोन्स, केमिकल सिग्नलिंग में, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें पहुंचाने के लिए, इंसुलिन वगैरह हो गए। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में, लाइक एक्टिन एंड मियोसिन। स्टोरेज जो कि स्टोर करते हैं बॉडी में, ठीक है। और क्या है, लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है। डिफेंस प्रोटीन जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको, इम्यूनोग्लोबिन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि आपके क्या होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, शेप देते हैं स्ट्रक्चर को, लाइक एक्टिन, ट्यूबुलिन एंड कैरेटिन। खत्म, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यार अभी तो वॉल्यूम 1 भी नहीं हुआ। इसमें आपको करना है नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, सॉरी एंजाइम्स आ जाओ। नोमेनक्लेचर की कोई ज़रूरत नहीं है यार। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को हम सफिक्स एज जोड़ते हैं, तो क्या हो गया बेसिकली, एज जो होता है नेम सबस्ट्रेट को बेसिकली बिलोंग करता है, ठीक है। चलो, ट्रांसफेरेज। टाइप्स ऑफ आपके ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन के एंजाइम कैटलाइज, ठीक है। ये आया हुआ है एक बार। ऑक्सीडो रिडक्टेज, बेसिकली क्या होता है आपके ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का काम करते हैं। इसके लिए एग्जांपल एनिडे ऑक्सीडो रिडक्टेज। ट्रांसफेरेज जो कि ट्रांसफर करेंगे, यानी ATP
ये हेक्सोकाइनेज की मदद से एडीपी प्लस डीईपी बन जाएगा। देन उसके बाद हाइड्रोलेस जो कि हाइड्रोलिसिस करता है, उसके लिए एग्जांपल है एल्साइल हाइड्रोलेस, ठीक है। लियाजेस जो कि तोड़ेगा, लाइस करने का काम करेगा, उसके लिए चाहिए फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेस, ठीक है। उसके बाद आइसोमरेज जो कि आइसोमराइजेशन करेगा, उसके लिए फॉर्मेशन के लिए आपके पास जो यहाँ पे नेम है एंजाइम का वो है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्री फॉस्फेट, यहाँ पे होता है ट्राइस फॉस्फेट। लाइगेज जो होगा वो क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल अगर एंजाइम जुड़े हो तो उनको आपस में जोड़ देगा, ठीक है। चलो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एपो एंजाइम होता है, हेलो एंजाइम होता है, ये एडिशनली यहाँ से जो होता है ना आपको इस तरीके से एक एक नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिएगा, कैटालिटिक एफिशिएंसी। स्पेसिफिसिटी इज इम्पॉर्टेंट, लॉक एंड की थ्योरी और स्पेसिफिसिटी। देखो ये थोड़ा सा आपका है लॉक एंड की थ्योरी ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी जो होता है एंजाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी नेचर क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। मान लो आपके पास एक लॉक है और की हैं बहुत सारी चाबियाँ आप ढूंढ रहे हो, तो एक जो लॉक है उसके लिए एक स्पेसिफिक की ही काम करेगी, तो उसके अंदर घुल के जा करके वो खोलती है एक लॉक को, एक स्पेसिफिक की जो उसकी की होगी उसी को खोल पाएगी। इसी तरीके से एंजाइम भी है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस एंजाइम में आकर के पार्ट बन के एक कॉम्प्लेक्स बना सके, ठीक है। उसको हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस फिट थ्योरी, यानी आपका ये बिल्कुल सेम होता है, लाइक एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, उसके एक्टिव साइड इस तरीके से उसका शेप होना चाहिए कि जो सबस्ट्रेट है उससे आके फिट हो सके। रेगुलेशन किस तरीके से एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। उस रेगुलेशन में आपका क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसी एनर्जी होती है, बेसिकली यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो मैकेनिज्म देखते हैं। लाइक आपका एंजाइम एक्शन किस तरीके से कर रहा है, आपका एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट है आकर के बाइंड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स जा करके बनता है, फिर प्रोडक्ट आके उससे जुड़ जाता है, तो एक एंजाइम प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट आपकी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे डेल्टा जी आपकी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, इस कंडीशन में आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, जहाँ पे अगर ट्रांजिशन स्टेट आएगी एक्टिवेशन होगा, तो अगर आपका एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, तो एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, एंजाइम की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बेसिकली एंजाइम अपनी एक्टिवेट ट्रांजिशन स्टेट को मेंटेन रखता है, ठीक है। चलिए एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, तो अगर आपका एंजाइम प्रेजेंट है किसी में तो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। पीएच टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, अगर आपका एंजाइम है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, एक टाइम पे क्या होता है टेम्परेचर को बढ़ाने से ऑप्टिमम कंडीशन आता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा देख लेना यार, ज़्यादा मैं भी थक गई हूँ। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, आइसो एंजाइम आपके ऐसा होता है, आइसो एंजाइम का मतलब होता है ऐसे एंजाइम जो कि सेम रिएक्शन को आइसोलेट करें, ठीक है, और डिफरेंट अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग कर दें, वो आइसो एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम हेल्थ साइंस में इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आपका जो है एलडीएच यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि हार्ट और स्केलेटल मसल्स को डैमेज होने के लिए हेल्पफुल होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज लिवर एंड बोन डिसीज के लिए है। सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसिटेट हार्ट एंड लिवर डिसीज के लिए। केराटिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्थ साइंस में भी इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मसल्स के। एसिड कैंसर फॉस्फेट अल्फा माइलेज पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो आपको बेसिकली ये वन शॉट है और मैं कितना ही पढ़ा सकती हूँ। अभी यूनिट नंबर 9 पे अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपका। जो यहाँ पे है ना आपका मेडिसिन एंड ड्रग्स में जो कि डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग जो होता है वो आपका किससे ड्राइव है, बेसिकली आपका फार्मा कौन से ड्राइव है, जिसका मतलब होता है ड्रग। मेडिसिन जो होता है लैटिन है जिसका नाम है मेडिकस, मेडिकस का मतलब होता है हील करना, फिजिशियन करना यानी हील करना, ठीक है, राहत देना। ड्रग जो होता है केमिकली सब्सटेंस होता है जो कि लिविंग बॉडी पे काम करता है। मेडिसिन आपका ऐसा होता है ड्रग हैव डेफिनेट डोज दिया जाता है। ड्रग जो होता है वो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, मेडिसिन आपका फॉर्मुलेटेड है, ठीक है। ड्रग जो होता है उसका कोई डोसेज नहीं है, मेडिसिन का एक डोज दिया जाता है, यानी डोसेज होता है इतना आपको मेडिसिन खाना। जनरली ड्रग जो होता है डायरेक्टली ट्रीटमेंट में नहीं लगता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको डिज़ाइन किया जाता है। मेडिसिन आपको डायरेक्टली ट्रीटमेंट में मिल जाता है। ड्रग्स जो है कहाँ से आपका सोर्स होता है, एनिमल्स वगैरह का, ठीक है। ड्रग जो होता है यहाँ पे एक्साइपेंट होता है। मेडिसिन ड्रग्स होते हैं लेकिन ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन नहीं हो सकती हैं। पैरासीटामोल को हम एसिटोमिनोफिनोन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट सिरप वगैरह होती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है प्रोसेस इन ड्रग एक्शन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। ड्रग एक्शन का मैकेनिज्म आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए किस तरीके से ड्रग्स जो होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका स्टिमुलेशन, यानी कि क्या करता है सिलेक्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, स्टिमुलेट करता है, डिप्रेशन से बचाता है। सबसे पहले डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन क्या होगा, रिडक्शन करेगा। इरिटेशन यानी जो भी इफेक्ट होगा उससे, अगर आपके पास इफेक्ट ऑफ ड्रग्स होता है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा। रिप्लेसमेंट
कोई भी सर्टेन ड्रग से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो एंडोजिनस कंपोनेंट से। बैक्टीरियल साइटोटिक एक्शन में भी हेल्पफुल होता है। ड्रग रिसेप्टर भी इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। ड्रग रिसेप्टर थ्योरी आपकी आ चुकी है, तो इसको आप देख लेना। ड्रग रिसेप्टर थ्योरी यहाँ पे क्या होता है, वंडरवॉल हाइड्रोफोबिक आयनिक इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ड्रग। सबसे पहले इसके अंदर है ऑक्यूपेशन थ्योरी, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। एंड नॉट मच रिलेशनशिप ऑफ सार, सार भी है आपका एक रिलेशनशिप ऑफ सार जिसमें SAR होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, साइज का स्ट्रक्चर, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे, लास्ट में बेसिक अमीनो एसिड्स को ऐड कर देंगे। ड्रग टारगेट, ठीक है, ड्रग टारगेट से एक स्पेसिफिक ही अमीनो ग्रुप आकर के एक ड्रग टारगेट से जुड़ता है, ठीक है, तो उसको हम ड्रग टारगेट बोलते हैं। तो बेसिकली आपका एंजाइम जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो आ जाओ, ब्लॉक वॉल्यूम 2 पे है, इसमें 2 ब्लॉक है, ठीक है। इसमें आपके बाप रे लिपिड है, लिपिड, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंड रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं यार। इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, लिपिड क्या है आपका, बेसिकली एक फैटी एसिड्स होते हैं जिसके अंदर आपका फैटी टिश्यूज होते हैं। क्लासिफिकेशन लिपिड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल जिसमें सिंपल लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड में वैक्सीज हो सकते हैं, ऑयल्स एंड ट्राइग्लिसराइड। लिपिड्स आपके कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, फंक्शनल में स्टोरेज, मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल वगैरह इसको बस फैटी एसिड्स वगैरह आपको देख लेना है, ठीक है, कॉमनली इंपॉर्टेंट। असेंशियल फैटी एसिड होते हैं आपके, सॉल्युबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज इज हाइड्रोजनेशन, कुछ रिएक्शन करते हैं लाइक हाइड्रोजनेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स वगैरह, फैट्स वगैरह आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। वैक्सीज होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट, वैक्सीज जो होते हैं एस्टेरिफिकेशन से बनते हैं, अल्कोहल से, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ यार, वो कुछ आप लोग कर लेना। लिपिड 2 में आपका जो है इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद है बायोलॉजिकल, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं आपके, ऐसे लिपिड्स जो कि फॉस्फोग्लिसरेट्स वगैरह से बने होते हैं फॉस्फोलिपिड्स में, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हेड होती है, ग्लाइकोलिपिड्स आते होते हैं जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, उसमें आपको एक एग्जांपल, लिपोप्रोटीन्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें लिपिड्स हैं एंड प्रोटीन्स है, ठीक है। स्टीरॉइड आपके स्टीरेंड होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स रेगुलेशन वगैरह में काम करते हैं, वो स्टीरॉइड है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी आपके इस तरीके से स्टीरॉइड्स, ठीक है। बायो मेम्ब्रेन, आपका जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना वो मैंने आपको बताई दिया, लिपिड का फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आप न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आपका क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बेसिकली आपका बायोलॉजिकल रोल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है DNA, दूसरा होता है RNA। RNA आपके होते हैं जो कि DNA जो होते हैं कॉम्पोनेंट, DNA जो होता है आपके डीऑक्सीराइबोज यानी कि डबल मेम्ब्रेन डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में आपका क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है, बेस होता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। अगर न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए तो, अबे यार, न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए तो नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस में शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और अगर नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर है तो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास होता है स्ट्रक्चर नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस आपके 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड एडेनिन, थाइमिन। थाइमिन अगर है तो वो आपका डीएनए में प्रेजेंट है, और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल है तो आपका आरएनए में प्रेजेंट है। तो आप इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएशन में भी लिख सकते हो, डीएनए एंड आरएनए में, ठीक है। उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था जहाँ पे आपका डीएनए की यहाँ पे बताया था उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जो होते हैं आपके 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 से 3 प्राइम यानी एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ पे जो एडेनिन होता है वो आपका थाइमिन से कोड होता है डबल बॉन्ड से, गुआनिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसाइनिन से, इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये आपकी इस तरीके से प्रेजेंट हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एंड ये आपके राइट हैंडेड होते हैं। आपके डीएनए जो होता है एक होता है ए फॉर्म, ये आपका मोर बेस पेयर्स होते हैं, एवरेज इतना 11 होता है, ठीक है। बी फॉर्म वाले में वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है, जो आपका वाटसन एंड क्रिक का मॉडल बी फॉर्म को बताया है। सी फॉर्म ऑफ डीएनए आपका इंपॉर्टेंट है, और एक होता है जेड फॉर्म, ठीक है। जेड फॉर्म मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है, सबसे ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, तो आपको बताना है बेसिकली कौन सा हेलिक्स है, ठीक है। डीएनए डीनेचुरेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कई सारे डीएनए को बनाना एक साथ, जिसमें रेप्लिकेशन भी कराया जाता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है, आरएनए आपको पता है कि बेसिकली क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, मोस्ट अबंडेंट होता है बेसिकली। राइबोसोम जो होता है बेसिकली इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। फिर होता है आपका मैसेंजर आरएनए, ये आपका शॉर्टर होता है राइबोसोमल आरएनए से। एक्टिव आरएनए पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है, कोडोन को रीड करता है। टीआरएनए को हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और ये आपका अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका क्लोवर लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका होता है इस तरीके से 3 to 5 प्राइम,
ठीक है, और इनके पास एंटीकोडन लूप होती है। उसके बाद जेनेटिक कोड आपका क्या होता है, बेसिकली ये एक टाइप का कोडोन होता है, जिसमें क्या होता है ये किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे होता है कि आपके पास एक स्टार्टिंग कोडोन होता है जो कि है AUG, ये स्टार्टिंग कोडोन आपका मेथियोनिन होता है, और 3 इसके पास क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड जो होता है हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है। लाइक आपके पास अगर UUU है तो वो फिनाइल एनिल के लिए कोड करता है, और आपका जेनेटिक कोड बेसिकली क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे कुछ होते हैं इनिशिएशन कोडोन होता है जो कि आपका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनिशिएशन कोडोन आपका क्या होता है, बेसिकली AUG है जिसको मेथियोनिन कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, टर्मिनेशन कोडोन आपके होते हैं जो कि स्टॉप कोडोन है। 3 होते हैं ये, UAA, UAG एंड UGA, जो कि क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। ठीक है, और ट्रिपलेट होते हैं ये, कॉमा लेस होते हैं, इसमें कोई भी कॉमा नहीं पाया जाता। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, रेप्लिकेशन का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, DNA से DNA ही बना रहे हो। DNA से अगर उसी की डॉटर कॉपी बनाते हो तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन क्या है, DNA से आप mRNA बना रहे हो तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। DNA आपका जेनेटिक मटेरियल, उसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे पहले आपका है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिया था, एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था, और इन्होंने बेसिकली क्या करा था, दो स्ट्रैंड ली थी। एक होता है R स्ट्रैंड और एक होता है S स्ट्रैंड। ठीक है, एक होता है R स्ट्रैंड जिसको हम रफ स्ट्रैंड बोलते हैं, और एक होता है S स्ट्रैंड जिसको हम स्मूथ स्ट्रैंड कहते हैं। तो आपका निमोनिया कोज कर रहा था आपका जो यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया लिया हुआ था। ठीक है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया इन्होंने लिया था। ठीक है, निमोनिया कोजिंग होता है ये। तो अगर एस स्ट्रेन है लिविंग, आपने उसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर जा रहा, तो पता चला कि आपका ये निमोनिया कोज कर रहा है। जब इन्होंने R वाला स्ट्रेन लिया तो इन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा हो जा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लिया, माइस में किया तो माइस जिंदा है। फिर उन्होंने क्या किया, R स्ट्रेन लिया और हीट किल्ड ये लिया तो माइस मर गया। तो इन्होंने बोला कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो कि R से S में जा रहा है, पर ये क्या है ये इन्होंने नहीं बताई थी। ठीक है, फिर हर्शेन चेस का एक्सपेरिमेंट आया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको PYQ में भी कराया, तो इसको वहाँ से देख लेना। ठीक है, बैक्टीरियोफेज लिया था यहाँ पे। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन क्या है, DNA रेप्लिकेशन का मतलब होता है आप DNA से DNA बना रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। आप सबसे पहले रेप्लिकेशन करने के लिए उस स्ट्रैंड को खोलते हैं। मान लो ये डबल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड इस तरीके से हेलिकली अरेंज होता है, आप इसको खोलते हो। उसको खोलने के लिए आपके पास एंजाइम होता है जिसको हेलिकेज कहते हैं। हेलिकेज क्या होता है, एक एंजाइम है जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA को ऐसे खोलने का काम करेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में प्रेजेंट होती है। एडेनिन थाइमिन से पेयर है, ग्वानिन साइटोसाइन से पेयर है, इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। इसको खोलने के लिए चाहिए हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है, बेसिकली आपका एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। उन हाइड्रोजन बॉन्ड को जब ये तोड़ेगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो पीछे की तरफ बनता है इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। एक 3 to 5 प्राइम होता है और एक 5 से 3 प्राइम होता है। ये आपके इस तरीके से होता है, इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में जो आपके जुड़ते हैं एंटीकोडोन, ठीक है, आपके DNTPs ऐड होते हैं, ठीक है, जो कि डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होते हैं, वो आपके लैग इलेक्ट टाइप के होते हैं, इसको हम लैगिंग बोलते हैं। जो कि आपका डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है। एक लीडिंग स्ट्रैंड है, वहाँ पे भी NTPs यूज होते हैं ताकि हम उसकी कॉपी बना सके। तो मान लो रेप्लिकेशन फॉर्क आपका कुछ इस तरीके से 2 स्ट्रैंड दिख रहा है ना, तो हम इस पे कॉपीज बनाएंगे ऐसे से, फिर 2 कॉपीज बन जाएगी तो रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। क्योंकि ये देखो रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, हमने इस स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, इसको खोल दिया। किसने खोला, हेलिकेज ने। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये वाला स्ट्रैंड हुआ एक और एक, इसको हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं, इसको डिसकंटिन्यूस। ये हमने जो स्ट्रैंड बनाई वो बिल्कुल सीधी सादी बन रही है, ये देखो लैग कर करके बीच बीच में गैप है, इसको लैगिंग स्ट्रैंड, इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। ये आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके लीडिंग स्ट्रैंड ना, बाद में हम क्या करेंगे, एक ऐसा एंजाइम लगाएंगे कि जिससे ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, वो होता है आपका DNA लाइगेज। ठीक है, चलो रेप्लिकेशन वगैरह बन गया। RNA सिंथेसिस में, यानी आप क्या बना रहे हो, DNA से अगर RNA बनाते हो तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आप ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस करोगे, क्या बना रहे हो, mRNA। ठीक है, चलो अब आपके जो होता है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, वो है रेप्लिकेशन इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली आपके प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है, आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो तो हम उसको बोलेंगे इनिशिएशन। उसके लिए एक फैक्टर का यूज होता है जिसको बोलते हैं हम सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर क्या होता है, आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराएगा। ठीक है, बना रहे हो क्या, RNA बना रहे हो, mRNA बनाते हो। ठीक है, तो दूसरा स्टेप होता है इलोंगेशन, यानी आप mRNA की चेन को और ज़्यादा लंबी कर रहे हो, उसको इलोंगेशन। लास्ट होता है टर्मिनेशन, यानी उस प्रोसेस को रोकना भी है। उसके लिए आपको चाहिए एक फैक्टर जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर बेसिकली क्या है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोकता है। इसमें दोनों के लिए क्या चाहिए, ट्राइफॉस्फेट प्रीकर्सर चाहिए।
यहाँ पे देखो 5 to 3 वाला और 3 to 5 वाले दोनों चेन चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक फॉस्फेट आयन को हाइड्रोलाइज करते हैं और लास्ट में डीएनए टेम्पलेट की जरूरत। प्रोटीन सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी आपका कर रहे हो एमआरएनए आपके पास आ गया है, अब आप क्या करोगे इसका ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनाओगे। प्रोटीन बनाने के लिए भी कई सारी चीज़ होती है। सबसे पहले आप क्या करते हो, एटीपी को चार्ज करते हो, ठीक है। आपके पास जो टीआरएनए है वो आकर के क्या होता है, एमआरएनए के से जुड़ता है, टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल। यहाँ पे राइबोसोम जुड़ेगा, क्यों राइबोसोम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपके पास ट्रांसलेशन होता है। इनिशिएशन में क्या होता है, आपका जो राइबोसोम है वो आकर के एमआरएनए की चेन पे जुड़ेगा। एमआरएनए आपने कहाँ से बनाया, ट्रांसक्रिप्शन से। आप इसी का ट्रांसलेशन करोगे तो प्रोटीन बना दोगे। ये आपके एमआरएनए है, ठीक है। इस पे आके ये वाला जो है ना, ये राइबोसोम है। राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। तो हमने इसको जोड़ दी, यहाँ पे जोड़ दिया एयूजी। एयूजी क्या है, स्टार्टिंग कोडोन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इनिशिएशन कर रहा है। इनिशिएशन करेगा, फिर बहुत सारे जोड़ दो, बहुत सारे। दूसरे स्टेप में इलोंगेशन, तो इलोंगेशन होगा, लास्ट में टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर ट्रांसलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो इस तरीके से जुड़ रहा है ना सब यूनिट। ये देखो आपका जुड़ रहा है, इलोंगेशन, इनिशिएशन एंड लास्ट में टर्मिनेशन, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका हो गया डन। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका ब्लॉक 5, 14, 15, 16, 17 ये आपके बच्चे हैं बस, ठीक है। होपफुली यार कंप्लीट कर लेंगे बस। लास्ट यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होता। थर्मोडाइनमिक, बायोकेमिकल रिएक्शन में बेसिकली आपको थर्मोडाइनमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि आपका कोई भी हीट चेंज है, थर्मोडाइनमिक जो है वो बेसिकली क्या है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इस चैप्टर को मैं यहाँ पे स्किप करा रही हूँ। यहाँ पे आपको बस ये मिलेगा कि एटीपी आपके बायोमोलिक्यूल में किस तरीके। तो एटीपी क्या होता है, आपका एक ट्रांसफर मॉलिक्यूल है जो कि एटीपी को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, एटीपी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एटीपी रोल। तो आप ये वाला टॉपिक एक बार पढ़ लेना, मैंने पीवाईक्यू में कराया, वहाँ से उसको देख लेना। तो जिसने नहीं देखा यार जा करके देख लेना। थर्मोडाइनमिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन वगैरह, फोटोसिंथेसिस आपका बस है ईटीएस। ईटीएस भी मैंने आपको कराया है, तो वहाँ से देख लेना। वो पीवाईक्यू मैंने आज ही अपलोड किया, 2 साल के पीवाईक्यूज आप देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जनरल मेथड, यानी मेटाबॉलिक पाथवे किस तरीके से आपस में लिंकेज होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या बनाना है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये आपकी 3 चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फैट को तोड़ो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को। कार्बोहाइड्रेट आपका मोनोसेक्राइड में तोड़ता है, फिर ग्लाइकोलिसिस में जाके जो आपका ग्लूकोज है ऐसा मोनोसेक्राइड है, ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनता है, पायरुवेट आपका एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है, फिर वो जाकर के सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने के बाद क्या होता है, रिड्यूस एंजाइम बन के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, वाटर रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या है आपका, अमीनो एसिड में टूट रहा है, क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। डायरेक्टली ये जाएगा आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में और यहाँ पे बन जाएगा। तो तीनों आपस में क्या कर रही है, लिंक कर रही है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को एक बार ही देख लेना, आपके 10 स्टेप की होती है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, 3 फॉस्फेट से एक क्वेश्चन आता है ग्लाइकोलिसिस का, G3 से फॉस्फेट में, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसको एक बार देख लेना, ये चैप्टर में भी बस वही है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और क्या है, और जो तीनों आपस में। लास्ट चैप्टर आपका क्रैब साइकिल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्रैब साइकिल बेसिकली, क्रैब साइकिल की ट्रिक अगर देखनी है किसी को तो मैंने शॉर्ट में आपको देख रखा है, एक शॉर्ट दिया हुआ है, उसमें आप देख लेना क्रैब साइकिल, ठीक है। या तो मैं अभी बता देती हूँ क्रैब साइकिल का। देखो ये पूरी क्रैब साइकिल होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो पायरुवेट बना करके लाए हो ना, पायरुवेट आप कहाँ से बना के लाए हो, ग्लाइकोलिसिस से। वो पायरुवेट आपके कहाँ किसको बनाएगी, एसिटाइल कोएंजाइम को। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आपकी क्रैब साइकिल कराता है बेसिकली, ठीक है। क्रैब साइकिल के बाद है टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या आपकी क्रैब साइकिल को ही बोलते हैं बेसिकली। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने आपको बताया कि इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आपका, ये भी मैंने पीवाईक्यू में कराया हुआ है, तो वहाँ से देख लेना यार, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। और ये जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना। लास्ट है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर ना 17,